नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों हम लोग जिस क्रम से जिस श्रृंखला से जुड़े हुए थे उसी श्रृंखला को आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इस श्रृंखला में जो हमारी जो श्रृंखला चल रही थी वह संज्ञा प्रकरण थी। ठीक, कौन से श्रृंखलाओं से जुड़े हुए थे? हम जुड़े हुए थे कहाँ से? संज्ञा प्रकरण से जुड़े। ठीक, अब इस संज्ञा से जब हम जुड़े हुए थे, यही श्रृंखला हमारी जो चल रही थी, इसी श्रृंखलाओं में हमने आपको कई सारे मुद्दों की बात कही है। ठीक है, हमने कई सारे मुद्दों की जब हमने बात बताई थी तो उन बातों में हमने आपको यहाँ संज्ञा के हमने आपको भेद बताए। ठीक, संज्ञा शब्द का हमने अर्थ बताया। ठीक, संज्ञा जो शब्द लिखा गया है या किस प्रकार का शब्द है या किस प्रकार का शब्द है यह बताया। ठीक, तो हमने आपको यह बहुत सारी चीज़ें बताई। ठीक, अब इन्हीं क्रम में हम आपको इसके आगे अगर हम आपको लेके चलते हैं तो जब हमने आपको संज्ञा के क्रम में यह सारी चीज़ें बताई थी, उस सारी चीज़ों में हमने आपको एक बताया था संज्ञा के भेद, जिसमें आपको हमने एक संज्ञा बताई थी जिसका नाम क्या था? व्यक्तिवाचक संज्ञा थी। दूसरी संज्ञा क्या थी? जातिवाचक संज्ञा थी। ठीक, दूसरी संज्ञा क्या थी? जातिवाचक संज्ञा थी। तीसरी संज्ञा क्या थी? भाववाचक संज्ञा थी। क्या थी? भाववाचक संज्ञा थी। और चौथी संज्ञा को अभी हमें आपको पढ़ाना है, इसी चौथी संज्ञा पे हमें चलना है। समूह या समुदायवाचक संज्ञा की बात हुई थी। ठीक, करनी है हमें। अब 5वें नंबर पे क्या आ जाता है? द्रव या एक आता है जिसे क्या नाम दिया जाता है? पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो जो संज्ञा के हमने आपको क्या बताए थे? 5 भेद बताए थे। उन 5 भेदों में हमने कल तक 3 भेदों की हमने चर्चा किया था, लेकिन यह ध्यान रखिएगा आज हम इसकी एक व्याख्यान और आपको देंगे ताकि आपके दिमाग में वो सारी चीजें बनी रहे। ठीक, संज्ञा का जो अर्थ होता है संज्ञा शब्द का अर्थ क्या होता है? नाम होता है। और इसके कितने भेद पाए जाते हैं? 5 भाग पाए जाते हैं। मुख्य भेदों की संख्या इसके कितने होते हैं? मुख्य भेदों की संख्या इसके कितनी होती है? 3 होती है। लेकिन जब अर्थ के आधार पर संज्ञा देखी जाती है, अर्थ के आधार पर संज्ञा जब देखी जाती है तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के आपको कितने भेद पाए जाएंगे? 5 भेद पाए जाएंगे। अब 5 भेद इधर लिखे हुए हैं। ठीक, तो इस तरह से हमने आपको संज्ञा शब्द का एक वर्गीकरण किया था। उस वर्गीकरण को करके हमने आपको यहाँ पे यह सारी नाम को दर्शाया था, जहाँ पे हमने सबसे पहले चर्चा किया था किसकी? जातिवाचक संज्ञा की, व्यक्तिवाचक संज्ञा की हमने चर्चा किया था। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब क्या हो जाता है? जो एक वचन में होगी। कहाँ होगी? एक वचन में होगी। या सदैव किसी एक व्यक्ति की और एक ही वस्तु की। ठीक, एक व्यक्ति एक वस्तु एक स्थान के नाम का बोध कराती है। एक स्थान के नाम का बोध कराती है। नाम का जो बोध कराती है, किसी एक व्यक्ति एक वस्तु एक स्थान के जो नाम का बोध कराएगी उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, जो हमने आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या कहा कि व्यक्ति वस्तु एक ही वस्तु एक ही स्थान की बात करेगी। जब इन व्यक्तियों की जाति का बोध होगा, वस्तुओं की जाति का बोध होगा, स्थानों की एक जाति का बोध होगा, तब उसे हम क्या नाम दे देंगे? जातिवाचक कहेंगे। जैसे कि अगर हमने कहा कि मोहन, अगर हमने एक शब्द लिखा आपके सामने, क्या लिखा? मोहन लिखा, तो मोहन एक क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन हमने आपके सामने लिख दिया मोहन क्या है? लड़का है। तो लड़का क्या हो गया? इस मोहन की जाति का बोध करवा रहा है। ठीक, तो लड़का शब्द क्या हो जाता है? जातिवाचक संज्ञा के रूप में आ जाता है। ठीक, अब हमने कल आपको इसके पहले की क्लासेस में हमने आपको बताया था। ठीक है, अब हमने अगर हमने कहा कमल एक शब्द आता है। कमल क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन यह क्या हो जाएगा? कमल क्या है? कमल क्या भैया? एक फूल है। फूल जो शब्द होगा वह क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसी तरह से हमने आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के बहुत सारे उदाहरण आपको दिए थे, और बहुत सारे उदाहरण देने के बाद हमने आपको जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा को वेरीफाई कर दिया था, मतलब क्लियर कर दिया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें एक मिलती है संज्ञा जिसका नाम क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक, कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। इस भाववाचक संज्ञा में जब भी क्या बात कही जाएगी तो कोई भी व्यक्ति या वस्तु होगा जिसके गुण, धर्म, दोष, दशा,
स्थिति, स्थिति, स्वभाव, स्वभाव, अवस्था, अवस्था, इन सब का जहाँ पे बोध होगा, किसी के व्यक्ति वस्तु, किसी व्यक्ति के गुण, धर्म, दोष, दशा, स्थिति, स्वभाव, अवस्था, इन सब का जहाँ पर बोध होगा उसे हम क्या नाम देंगे, उसे हम क्या नाम देंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। तो दोस्तों वहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह हमने आपको बताई थी, जो है भाववाचक संज्ञा होती हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम कितने प्रकार से कर सकते हैं? भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम 5 प्रकार से कर सकते हैं। कितने प्रकार से कर सकते हैं? 5 प्रकार से कर सकते हैं। जब हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से करते हैं तो उसमें हम देखेंगे, अगर आप देखे होंगे कल की क्लास में, तो कल की क्लास में हमने आपको व्याकरण के शुरू से लेकर अंत तक के जितने विभाग थे वह सबको हमने कहाँ डाला था? भाववाचक संज्ञा में डाला था। कहाँ डाला था? भाववाचक संज्ञा में डाला था। ठीक, ये जो 5 प्रकार होते हैं, तो सबसे पहले एक आती है आपके पास व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। इस व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी हम भाववाचक का निर्माण करते हैं। अगर आपसे कहा जाए सर्वनाम के शब्द होते हैं, सर्वनाम के शब्दों से भी हम क्या करते हैं कि शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। उसके बाद फिर हमने आपको विशेषण बताया था, विशेषण के शब्दों से भी हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। क्रिया के शब्दों से भी हम क्या करते हैं? भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। और अव्यय के शब्दों से भी हम क्या करते हैं? भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। अर्थात संज्ञा के कुछ ऐसे पद होंगे जिससे भाववाचक बनेंगे, विशेषण के पद होंगे, क्रिया के पद होंगे, अव्यय के पद होंगे। इन सब के पदों से हम क्या काम करते हैं? भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं, जैसे नारी कहा जाता है, नारी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए नारीत्व, नारीत्व क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक, अगर हमने कहा अपना शब्द, हमने कहा अपना, अपना शब्द से क्या हो गया? अपनत्व हो गया। क्या हो गया? अपनत्व शब्द का जब बोध कराया जाता है, अपनत्व शब्द क्या होता है? भाववाचक होती है। और जो अपना शब्द होता है या क्या होते हैं? सर्वनाम के शब्द होते हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं विशेषण। अगर हमने एक शब्द कहा सुंदर, सुंदर शब्द क्या है? विशेषण है। और यहाँ पे हमने लिख दिया क्या? सुंदरता, सुंदरता क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा हो गई। अगर आपसे कहा जाए बूढ़ा, बूढ़ा शब्द क्या? विशेषण है। अगर हमने कह दिया यहाँ पे बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा हो गई। इस तरह से क्या हो जाता है कि यह सब क्या हमने आपको भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर दिया। अब बात आई क्रिया की। जैसे अगर हमने कहा दौड़, दौड़ शब्द क्या है? एक क्रिया है। अगर हमने कह दिया दौड़ता, दौड़ता क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक, अब हमने कहा अव्यय की बात कहा, हमने कहा दूर, दूर शब्द क्या है? अव्यय का है। अगर हमने कह दिया क्या? दूरी, दूरी कह दिया तो क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो गया। इस तरह से कल की क्लास में हमने आपको भाववाचक संज्ञा का ही व्याख्यान दिया था। उस भाववाचक संज्ञा में हमने आपको भाववाचक संज्ञा के बहुत सारे उदाहरण भी आपके सामने रखे थे। तो एक बार दोस्तों, जो लोग आज हमारे साथ नए नए जुड़े हुए हैं, एक बार आप लोग सभी लोग पिछली क्लासेस को एक बार देख लीजिएगा कि वहाँ पे जो भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ था वह किस प्रकार से हुआ था और कैसे कैसे हुआ था। ठीक, तो जब आप यह देख लेंगे किस प्रकार से हुआ था और कैसे कैसे हुआ था, तब आपकी बातें वह समझ में आ जाएगी। अगर नहीं आती हैं तो आप लोग एक बार जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे जब बढ़ते हैं तो हमें एक संज्ञा मिलती है, जिस संज्ञा का नाम क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? समूह, या इसी को एक नाम दिया जाता है, क्या कहा जाता है? समुदायवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक, समुदायवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, अब हम कहते हैं समूह या समुदायवाचक की अगर हम बात करते हैं तो समूह या समुदायवाचक संज्ञा हम कहते किसे हैं? समूह या समुदायवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, संज्ञा की जब बात आई थी तो हम हमेशा व्यक्ति वस्तु की बात करते रहे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यक्ति होगा या कोई वस्तु होगी। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होगा, ठीक, समूह का बोध होगा या समुदाय का बोध होगा या इसी झुंड का बोध होगा, तो यह जब इसका बोध होगा तब उसी को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ध्यान रखिए, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता है, व्यक्ति या वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता है, समूह या समुदाय का बोध होता है, तो उसे क्या नाम देते हैं? तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो उसे क्या नाम दिया जाता है?
समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? समूहवाचक संज्ञा नाम देते हैं। हमने यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमने क्या लिखा? किसी व्यक्ति या वस्तु के, ठीक, क्या लिखा गया? किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह या समुदाय का जब बोध होता है तब उसे हम क्या नाम देते हैं? भाववाचक संज्ञा का नाम देते हैं। अब बात है किसकी? व्यक्ति की। व्यक्तियों का जब समूह होगा तो जब हम व्यक्तियों के समूह की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? व्यक्तियों के समूह की अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर आपके सामने एक आता है क्या? समाज। समाज क्या? व्यक्तियों का एक समूह है। समाज शब्द क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा होगा। समाज से क्या बना है? परिवार। परिवार भी क्या हो गया? समूहवाचक। जैसे कह दिया जाए विद्यालय, विद्यालय क्या हो गया? समूहवाचक। अगर आपसे ध्यान दीजिएगा, विद्यालय हो गया। अगर आपसे कह दिया जाए गोष्ठी, यह भी समूहवाचक। अगर आपसे कहा जाए सम्मेलन, सम्मेलन क्या हो जाएगा? समूहवाचक। अगर आपसे कह दिया जाए सेना, समूहवाचक हो जाएगा। जैसे अगर आपसे कहा जाए गोष्ठी का जो आयोजन होता है वह क्या हो जाता है? समूहवाचक हो जाता है। ठीक, जो सभा आप आयोजित करते हो, जो आप जुलूस निकालते हो, ठीक, आपके यहाँ जो रैली निकलती है, क्या निकलती है? रैली निकलती है। ठीक, कारवां होता है, कारवां आपके यहाँ चलता है, आपके यहाँ क्या हो जाता है? गिरोह बनता है। तो जब गिरोह बनता है तो यह सब क्या हो जाते हैं? यह सब सारे शब्द क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? समूहवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आपसे हम कहते हैं, जैसे अगर आपसे कहा जाए टोकरी, टोकरी शब्द क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि उसमें वस्तुओं का एक समूह जाता है तब जाके टोकरी बनती है। अगर वस्तुओं का समूह न जाता तो टोकरी का निर्माण न होता। ठीक, वस्तुओं का समूह न जाता टोकरी का निर्माण न होता। तो जो टोकरी शब्द होता है, जैसे अगर आपके सामने लिख दिया जाए टोकरी, लिख दिया गया। अगर आपके सामने लिखा जाए कक्षा, यह शब्द यह भी क्या हो जाता है? व्यक्तियों का समूह हो जाता है। ठीक, तो यह सारे शब्द जितने भी हमने आपको बताया, यह सारे शब्द क्या हो जाते हैं? सब क्या हो जाते हैं? सब समूहवाचक संज्ञा में चले जाते हैं। तो आपने इसको भी पढ़ रखा होगा पहले से, लेकिन हमने आपको कुछ और आगे बता दिया। अब लेकिन मित्र, सबसे बड़ी बात यह ध्यान रखना है कि जो यह समूहवाचक संज्ञा होती है, जो यह समूहवाचक संज्ञा होती है, अगर आपसे पूछा जाए कि यह कितने वचन में होती है, तो समूहवाचक संज्ञा कितने वचन में होती है? एक वचन में होती है। कितने वचन में होती है? यह हमेशा एक वचन में होती है। ठीक, समूहवाचक संज्ञा हमेशा कितने वचन में होती है? एक वचन में। जैसे अगर आपको सामने एक शब्द अगर हम लिखते हैं, लिखा जाए मेला, मेला लिखा जाए, बाजार लिखा जाए, ठीक, भीड़ लिखा जाए, जनता लिखा जाए, यह सारे शब्द क्या होते हैं? यह सारे शब्द क्या होते हैं? समूहवाचक संज्ञा होते हैं। लेकिन अगर आपसे कभी लिख दिया जाए कि भीड़ शब्द एक वचन है या बहुवचन है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भीड़ शब्द होता है वो हमेशा क्या हो जाते हैं? एक वचन में आते हैं। कहाँ आते हैं? वह हमेशा कहाँ होते हैं? एक वचन में होते हैं। ठीक, भीड़ जो होता है एक वचन, जनता एक वचन, बाजार एक वचन, मेला एक वचन, गोष्ठी, सभा, जुलूस, रैली, कारवां। लेकिन आपके दिमाग में यह भी बातें आ रही होंगी कि इसमें तो एक से अधिक व्यक्तियों का समूह होता, जनता हुआ। लेकिन जब जनता एक से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है, लेकिन टोटल को क्या मिलाकर कहा जाता है? कुल को क्या कहा जाता है? जनता ही कहा जाता है। मेला लगा है, जब सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तब मेला। लेकिन मेला शब्द क्या होता है? एक वचन होता है। मेले में अनेकों लोग होते हैं तब तो मेला होता है। लेकिन वहां लोगों को नहीं गिना जाता है कि लोगों को गिन कर बताया जाएगा। वहां सिर्फ बोधित क्या किया जाएगा? मेला शब्द को बोधित किया जाएगा, बाकी और किसी को बोधित नहीं किया जाएगा। जब मेला शब्द को ही बोधित किया जाएगा तो मेला शब्द क्या हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा। और हमने बाजार कहा, बाजार एक व्यक्तियों से का समूह नहीं होता। बाजार में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो लेकिन क्या है? सबको मिलाकर हम क्या नाम देते हैं? बाजार नाम देते हैं। सबको मिला के मेला कहते हैं। कई लोग इकट्ठा होते हैं, गोष्ठी होती है, सभा होती है, जुलूस निकाला जाता है, रैली निकाली जाती है, कारवां चलता है। ठीक, तो यह सब जितने भी चीजें होती हैं वह सब एक ही नाम से बोधित किया जाता है। उसमें भले व्यक्तियों का, वस्तुओं का बहुत सारा समूह होता है। ठीक, वह हमेशा क्या हो जाता है? एक वचन में ही होती है। या कभी भी ध्यान रखिएगा, यह जो समूहवाचक संज्ञा होती है यह कभी बहुवचन में नहीं जाती जल्दी। इसके कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम बहुवचन बना लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सेना लिखा है, सेना का सेनाएं कह देते हैं, सम्मेलन सम्मेलनों हो जाता है, गोष्ठी गोष्ठियां हो जाता है, सभा सभाओं हो जाता है। ठीक, जुलूस जुलूसों नहीं कहा जाता, रैली रैलियां हो जाता है। ठीक, कारवां कारवां ही चलता है, गिरोह गिरोहों हो जाता है। लेकिन मेला मेले हो जाता है, बाजार बाजार हो जाता है, भीड़ भीड़ ही रहती है, जनता जनता ही रहती है। मतलब जनता भीड़ एक ही रहता है, हमेशा एक वचन में रहेगा, या कभी बहुवचन में नहीं जाएगा। ठीक, तो इस चीज को आप अपने दिमाग में सेट करके रख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसके आगे, इसके आगे की हम बात करते हैं।
अब हम इतनी तो बातें हमारी आपकी क्लियर हुई, हमारे दिमाग हमारी समझ से यह सारी चीज़ें क्या हो गई, आपके दिमाग में अच्छे तरीके से सेट हो गई होंगी। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो लोग हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, एक बार वो लाइक के बटन जरूर दबाएंगे, और अगर क्लास को शेयर तो नहीं कर सकते हैं, अगर शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते लेकिन तो क्या करेंगे, लाइक जरूर कर देंगे। ठीक, लाइक कर देंगे। अगर चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए दोस्तों फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने में हमें एक मिलता है, हमें मिलता है क्या, द्रव्य। क्या होता है, द्रव्य। यह एक और संज्ञा होती है जिसे हम क्या कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, पदार्थवाचक संज्ञा की हम बात करते हैं। जब हम द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा की हम बात करते हैं तो द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहते किसे हैं? अगर आपसे पूछा जाए द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं, तो आप हमें इस चीज का उत्तर देंगे कि द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है संज्ञा के जिस रूप से, किसके, संज्ञा के जिस रूप से किसी माप तौल वाली वस्तु का बोध होता है, माप तौल वाली वस्तु का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। तो उसे क्या नाम देते हैं, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा होती है वह हमेशा क्या होती है, मापतौल की जाती है। अर्थात जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है या मात्रा के रूप में प्रकट की जाती है, किसके रूप में, मात्रा के रूप में प्रकट की जाती है। ठीक, किसके रूप में प्रकट की जाती है मित्र, मात्रा के रूप में प्रकट की जाती है। यह हमेशा मात्राओं का बोध कराती है। ठीक है, यह हमेशा मापी जाने वाली तौली जाने वाली वस्तुओं का ही बोध कराएगी, इसके अलावा और किसी वस्तु का बोध नहीं कराएगी। तो यह ध्यान रखिए कि जो द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा होती है यह हमेशा मात्रा को प्रकट करती है। मात्रा का मतलब क्या होता है, हमेशा माप तौल का बोध करवाती है। ठीक, जब यह मापतौल का बोध करवाती है तो मापतौल वाली वस्तु जितनी भी होंगी वह सब कहाँ चली जाएंगी, द्रव्य, या इसी को एक और नाम दिया जाता है, द्रव भी कहा जाता है, द्रववाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक, जैसे अगर आपसे एक शब्द हम आपके सामने लिखते हैं, अगर हम आपके सामने लिखते हैं घी, तेल, पानी, तेजाब, डीजल, पेट्रोल, अगर आपसे कहा जाए धुआं, या भी क्या है, धुआं, हवा, बर्फ, ठीक, कोयला, पत्थर, चाय, कॉफी, शराब, शरबत, ठीक, स्याही, यह सारे शब्द जो हमने आपके सामने लिखा यह हमेशा यह क्या होती है, सारे द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो पदार्थ के रूप में आते हैं। जैसे अगर आपको सामने लिखा जाए लोहा, चांदी, सोना, तांबा, जस्ता, टिन, यह सब भी क्या हो जाते हैं, यह सब भी हमेशा मापतौल वाली वस्तु होती है। इसे हम मापतौल कर ही इसका ग्राम तौल के बता सकते हैं ना। जब यह सारी वस्तुओं की बात होगी तो यह हमेशा क्या होंगी, मात्रात्मक होंगी। ठीक, क्या होंगी, मात्रात्मक होंगी, या हमेशा क्या हो जाएंगे, मात्रात्मक होंगी। क्लियर है, हमने इसीलिए आपको पहले यहाँ पे बताया कि मात्रा के रूप में प्रकट की जाने वाली जितने भी वस्तुएं होंगी वह क्या कहलाएंगी, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहलाएंगी। ठीक, खास बात या विशेष बात यह आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी शब्द यहाँ पे लिखे गए हैं, अगर आपसे पूछा जाए इन सब का अपना वचन कौन सा होता है, मतलब कि अगर पूछा जाए कि घी में या तेल में कौन सा वचन होगा, तो घी तेल में हमेशा ध्यान रखिएगा यह क्या हो जाएंगे, एक वचन में चले जाएंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा कि जो यह शब्द हमने आपके सामने लिखा है यह क्या हो जाएंगे, कहा जाता है द्रववाचक संज्ञा एक वचन में होती है। कितने वचन में होती है, एक वचन में होती है। द्रववाचक संज्ञा के जितने भी शब्द होते हैं लगभग सब एक वचन में हो जाते हैं।
लेकिन यह हिंदी है तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अपवाद होता है। एक आध दो शब्द ऐसे भी आ सकते हैं जो क्या हो जाएंगे, बहुवचन में चले जाएंगे। लेकिन जो द्रववाचक संज्ञा होती है वो हमेशा कितने वचन में होते हैं, एक वचन में होते हैं। ठीक, कितने वचन में होते हैं, वो हमेशा एक वचन में होते हैं। बात क्लियर है हमारी आपकी यहाँ तक। अब हमने आपको आज यहाँ पर दो संज्ञा की बात कही जहाँ पे समूह और द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक, लेकिन अब एक खास और बात करते हैं। क्या अगर आपसे यह पूछा जाए संज्ञा का रूप परिवर्तन करने में कौन कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं। ठीक, अगर आपसे कहा जाए संज्ञा के रूप परिवर्तन के तत्व, तो संज्ञा के जो रूप परिवर्तन के तत्व होते हैं, बहुत ही ध्यान दीजिए, बहुत ही अद्भुत बात बताने चल रहे हैं आपको। आप एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम बहुत ही अद्भुत बात आपके सामने आएगी। तो जब बहुत अद्भुत बात की हम बात करते हैं तो अद्भुतता मतलब कि कुछ ना कुछ नया होगा ना। यहाँ पर जब हम नए की बात करते हैं तो कहा गया संज्ञा के रूप में परिवर्तन के तत्व पूछा गया। या आपसे यह कह सकता है कि संज्ञा के कितने विकारी रूप होते हैं। संज्ञा के विकारी रूप की अगर हम बात करते हैं तो संज्ञा के कितने विकारी रूप होते हैं, यह आपको बताना होगा। संज्ञा के कितने विकारी रूप होते हैं भैया, चलिए बताइए फटाफट, थोड़ा थोड़ा। हाँ, संज्ञा के ध्यान रखिएगा, संज्ञा के विकारी मतलब क्या होता है, संज्ञा के रूप में परिवर्तन करने वाले शब्द कितने होते हैं, यही हमने ऊपर लिखा था। परिवर्तन वाले कितने शब्द होते हैं, संज्ञा के रूप में परिवर्तन करने वाले 3 रूप होते हैं। ठीक, 3 रूपों में एक आता है जिसे क्या नाम दिया जाता है, लिंग। दूसरे को नाम क्या दिया जाता है, वचन। तीसरे को नाम क्या दिया जाता है, कारक कहा जाता है। ठीक, संज्ञा के रूप में यह 3 चीजें क्या करती हैं, बहुत तेजी के साथ परिवर्तन करती हैं। मतलब कि यह जो 3 चीजें होती हैं यह संज्ञा के लिए ही बनाई गई, इसके अलावा कहीं कोई काम नहीं करते हैं। और इन्हीं तीनों चीज का जब प्रभाव पड़ता है, जिस शब्दों पर लिंग, वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है, जब प्रभाव पड़ता है तब उसी को हम एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, विकारी शब्द नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, विकारी शब्द नाम देते हैं, जिन पर इनका प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब लिंग, वचन, कारक का इनका प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, अविकारी शब्द नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, अविकारी शब्द नाम देते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो संज्ञा हमने आपको बताई है, संज्ञा कैसा शब्द है, विकारी शब्द होता है। ठीक, संज्ञा कैसा शब्द होता है, विकारी शब्द होता है। विकारी होता है तो उसमें क्या हो जाएगा, विकारी शब्दों के रूप में क्या हो जाएगा, लिंग, वचन और कारक का पूर्ण रूप से प्रभाव रहेगा। तो देखिए लिंग क्या काम करता है, संज्ञा की पहचान का बोध कराता है। किसकी, पहचान का बोध कराता है, पहचान कराता है। वचन क्या काम करता है, संज्ञा की संख्या का बोध कराता है। ठीक, संज्ञा की संख्या का बोध कराता है। और जो कारक जो होता है वह संज्ञा को किससे जोड़ता है, संज्ञा को क्रिया से जोड़ने का काम करता है। ठीक, संज्ञा को किससे, क्रिया से जोड़ने का कार्य करता है। तो देखिए तीनों आ गए ना, तो तीनों जब आते हैं यह तीनों को ही क्या कहा जाता है, संज्ञा का विकारी रूप कहा जाता है। कभी भी आपको अपने दिमाग में यह सेट करके रखिएगा, जब भी अगर आपसे पूछा जाए संज्ञा के कितने विकारी रूप होते हैं, तो यह आप ध्यान रखिएगा, संज्ञा के कितने विकारी रूप होते हैं, 3 विकारी रूप होते हैं। कितने विकारी रूप होते हैं, 3 विकारी रूप होते हैं। तो संज्ञा के जो 3 विकारी रूप होते हैं वह कौन कौन से होते हैं, लिंग, वचन और कारक होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं, क्योंकि आज हमारी संज्ञा का समापन हो गया। कल से हम इन 3 विकारी रूपों में से किसी एक रूप को चुनेंगे। कौन से रूप को चुनेंगे, लिंग को चुनेंगे। अर्थात कल से हम क्या पढ़ेंगे, लिंग का एक चैप्टर शुरू किया जाएगा, लिंग का जो अध्याय शुरू किया जाएगा उसी से हम क्या करेंगे, आगे का कार्य प्रारंभ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास बस इतनी ही। अब आज यही से अलविदा देते हैं। तब तक आप लोग इस क्लास को पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा, जल्द से जल्द सफलता लीजिएगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास समाप्त किया जाता है। आप सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।